गहरा निश्वास। मोबाइल फोन की घंटी फिर बजी। जीत ने मोबाइल पर देखा, लेकिन उठाया नहीं। पिछले आधे घंटे से एक ही नंबर से 5-6 कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन जीत ने एक बार भी बात नहीं की। उसके बेड के बगल में पड़ी छोटी टेबल पर एक पैग भी बना हुआ था। वह बार बार सामने की दीवार पर लगी रमा की फोटो को देख रहा था। कभी-कभी बेड पर पड़ी रमा की फ्रेम में लगी फोटो को दोनों हाथों में उठाकर उसे निहारने लगता। ऐसा करते समय उसका गला रूंध जाता। अभी कुछ साल पहले ही उसकी पत्नी बिस्तर से दूसरी तरफ पड़ी थी। हालांकि बीमारी के कारण वह ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन जीत के लिए रमा का साथ होना ही काफी था। आज पुरानी यादों ने जीत के दिलो दिमाग में बेचैनी सी पैदा कर दी। जीत और रमा अपनी एकलौती बेटी रबिया के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। विश्वविद्यालय के 2 साल पूरे करने के बाद रबिया को कानून के आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। जीत और रमा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह शिकागो के ही किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर ले, लेकिन रबिया ने इनकार कर दिया था। वह अमेरिका के किसी स्थापित विश्वविद्यालय से ही वकालत ही पढ़ाई करना चाहती थी। न्यूयॉर्क में पढ़ाई एवं रहने का बहुत खर्च होना था। खर्च की उनको ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि जीत की मिल्वाकी में अकाउंटेंसी की अपनी फर्म थी और रमा की नर्सिंग की नौकरी। यद्यपि वह सप्ताह में 2 या 3 बार ही काम पर जाती। वे चाहते थे कि रबिया किसी निकट की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, ताकि वे उसे महीने में 2 बार मिल आया करें। अंततः उन्हें रबिया की बात से सहमत होना पड़ा। कभी-कभी जब जिंदगी में मोड़ आने लग जाएं, तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। रबिया घर से दूर क्या गई, जीत और रमा के लिए तो समय काटना ही मुश्किल हो गया। जीत तो फिर भी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन रमा के लिए घर में अकेले रहना मुश्किल हो गया था। यह तो नहीं था कि रबिया सारा दिन अपनी माँ के पास ही बैठी रहती थी। उसका अपना आधा दिन तो विश्वविद्यालय में ही व्यतीत हो जाता। घर आकर वह अपने कमरे में घुस जाती या अपने किताबों में खो जाती। सप्ताह में 4 दिन वह तैराकी के लिए जाती थी। वह पढ़ाई में भी होशियार थी। घर में वह अपनी कोई ना कोई असाइनमेंट करती रहती। शनिवार रविवार को वह कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती, तो कभी कोई सामाजिक कार्य के लिए घर से बाहर रहती थी। लेकिन फिर भी रमा उसका इंतजार करती रहती। रबिया के न्यूयॉर्क जाने के बाद तो यह इंतजार भी खत्म हो गया। रमा अकेली बैठी रहती और उसे डिप्रेशन रहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर जीत ने जल्दी घर आना शुरू कर दिया। उसने रमा से कई बार कहा भी कि उसे अपने काम पर ज्यादा समय लगाना चाहिए, ताकि उसका मन लगा रहे, लेकिन वह नहीं मानी। जीत ने अपनी एक करीबी दोस्त डॉक्टर राघव को फोन किया और रमा के बारे में बात की। राघव ने उसे 2 दिन बाद आने के लिए कहा। नियत दिन पर जीत और रमा डॉक्टर राघव के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर राघव ने रमा का अच्छी तरह से चेकअप किया और कई बातें पूछी। रमा ने बताया कि पिछले 1 महीने से उसकी भूख कम हो रही है, थकान भी जल्दी हो जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कपड़े भी ढीले होते जा रहे हैं। जब राघव ने रमा का वजन चेक किया, तो उसका आखिरी रूटीन चेकअप के बाद से वजन लगभग 6 किलो कम हो गया था। डॉक्टर राघव कुछ चिंतित हो गए। उन्होंने रमा को स्तन परीक्षण बताए और बायोप्सी कराने के लिए कहा। हफ्ते बाद जब डॉक्टर को रमा की रिपोर्ट्स मिली, तो वह भी घबरा गए। उन्होंने रिपोर्ट्स 2-3 बार देखी और झट से जीत को फोन किया कि वह ऑफिस से फ्री होकर उसे क्लिनिक में मिले। डॉक्टर राघव की बात सुनकर जीत थोड़ा घबरा गया। वह ऑफिस से डॉक्टर राघव के पास दौड़ा। राघव अभी अपने मरीजों को देख रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद जब वह फ्री हुए, तो ही
जीत डॉक्टर से मिल पाया। जीत को देखकर राघव ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अपने कंप्यूटर से रिपोर्ट वाली फाइल निकाली, लेकिन बोला कुछ नहीं। डॉक्टर राघव की चुप्पी से जीत घबरा गया और बोला, क्या सब कुछ ठीक तो है? अगर सब ठीक होता तो मैं तुम्हें अकेले में नहीं बुलाता। क्या बात? समथिंग सीरियस? सिर्फ सीरियस ही नहीं, बट वेरी सीरियस। यह कहते हुए राघव अपनी कुर्सी से उठे और जीत के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रमा इज डायग्नोस्ड विथ ब्लड कैंसर and that too with advanced stage. Oh no, राघव, नो। सॉरी जीत, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। एंड प्रॉब्लम इज दिस, रमा herself is a nurse and we can't keep a secret. Moreover, पेशेंट की सच्चाई छिपानी भी नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को असली बीमारी का पता लगना चाहिए। एक बार तो उसे शॉक लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वह बीमारी को फेस करने के लिए मेंटली तैयार हो जाता है। इलाज एकमात्र शब्द था जो जीत के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। कुछ और परीक्षण करने के होंगे। उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद देखते हैं। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गए। उन्होंने जीत के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, जीत, आम लोगों की नज़र में मेडिकल साइंस ने बेशक बहुत प्रगति की है, लेकिन being a doctor, I know very well that for the time being medical science has its own limitations. You are very close to me. We will try our best to save Rama, but her reports are not favorable. I don't want to give you a false hope. This is very clear. मैं ब्लड कैंसर विशेष तज्ञ डॉक्टर थॉमस के साथ केस डिस्कस किया है। मैंने उनसे सभी रिपोर्ट्स भेज दिए हैं। उन्हें रिक्वेस्ट की है कि शीघ्र ही रमा को चेक करके ट्रीटमेंट शुरू करें। लेट्स वेट फॉर हिज कॉल। 2 दिनों के बाद ही डॉक्टर थॉमस का फोन आ गया। उन्होंने अगले दिन ही रमा को बुलाया था। रमा को पता था कि थॉमस तो ब्लड कैंसर का सबसे अच्छा डॉक्टर है। उनसे तो 2-3 महीने से पहले टाइम ही नहीं मिलता। उसे आश्चर्य हुआ कि वे डॉक्टर थॉमस के पास क्यों जा रहे थे। उसने जीत से पूछा भी, लेकिन जीत ने गोलमाल जवाब दिया कि डॉक्टर राघव ने ही रेफर किया है। रमा मन ही मन चिंतित थी कि क्या उसे ब्लड कैंसर है, और यदि हाँ, तो कौन सी स्टेज है। उसे लगा कि पिछले 4-5 दिनों से जीत कुछ चुप चुप सा है। क्या जीत को उसकी बीमारी के बारे में पता है? और अगर पता है तो उसने बात क्यों नहीं की? रमा को संदेह था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक नर्स होने के कारण उसे अपने शरीर के बदलते लक्षणों से यकीन हो गया कि उसे ब्लड कैंसर है। जब डॉक्टर राघव ने बायोप्सी कराने के लिए कहा था, तभी उसे कुछ संदेह हुआ था। अगले दिन जब रमा और जीत डॉक्टर थॉमस के पास पहुंचे, तो थॉमस का पहला वाक्य सुनकर ही रमा सुन्न हो गई। सॉरी रमा, you are diagnosed with leukemia. Dr. Raghav has done the right thing by recommending biopsy. Also, I am recommending 2 more tests and after that I will start my treatment. But one thing is very clear, that there is no other option than chemotherapy. As you are a qualified nurse, you know very well about the side effects of chemotherapy. Be brave and keep your willpower strong. इसके बाद डॉक्टर ने और भी कई बातें पूछी। रमा कई बातों का उत्तर देती थी और कभी-कभी उसकी जगह जीत को उत्तर देना पड़ता था, क्योंकि रमा कुछ बोल नहीं सकती थी। डॉक्टर के पास से लौटते समय रमा ने कोई बात नहीं की। वह आगे की सीट पर बैठने के बजाय पीछे की सीट पर लेट गई। जीत को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रमा से क्या बात करे। जीत समझ रहा था कि उस समय रमा की मनोदशा क्या थी। अचानक ही ब्लड कैंसर की बात सुनकर उसका चुप हो जाना स्वाभाविक था। रमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कार की पिछली सीट पर लेटे हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरती जा रही है।
वह मदद के लिए किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं आ रहा। वह जीत और रबिया को आवाजें लगा रही है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। कभी-कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई बड़ा सा पक्षी उसे अपने पंजों में पकड़कर आसमान की ओर उड़ा जा रहा है। वह उसके पंजों से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन पंजों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वह देख रही थी कि जीत और रबिया नीचे खड़े थे, लेकिन उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। गाड़ी चलाते समय जीत ने कई बार पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में भी बहुत बुरे से ख्याल आ रहे थे और उसे कार चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। एक दिन रविवार को जीत घर पर ही था। रबिया ने फोन करके बताया कि वह कुछ दिनों के लिए उसके पास आ रही है। रमा से ज्यादा बोला नहीं जाता था। जीत ने ही रबिया से बात की। उसी ने अपने ओर से रबिया को यकीन दिलाया कि रमा अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। रबिया से बात करने के बाद जीत ने रमा की ओर देखा। रमा के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसने जीत को अपने करीब आने का इशारा किया। जब जीत उसके करीब आया, तो रमा ने उसे सहारा देकर बिठाने का इशारा किया। रमा के चेहरे से लग रहा था कि उसे बैठने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन वह बैठी रही। उसने जीत के दोनों हाथ अपने कंधों में ले लिया। उसकी आंखों में नमी थी। अब और तकलीफ नहीं सही जाती। इतना कहकर रमा फूट फूट कर रोने लगी। जीत का भी गला रोंद गया। रमा, अभी तो बस 2 कीमोथेरेपी और है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जीत की अपनी आंखें बेशक भर आई थी, तो भी उसने रमा की आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं जीत, यह झूठी तसल्ली है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद उससे कुछ नहीं कहा गया। रमा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी हमें दोनों ने साथ साथ बहुत काम करने हैं। रबिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें उसके साथ यूरोप की सैर का प्रोग्राम बनाएंगे। उसकी शादी भी करनी है। उसकी शादी के बाद मैं अपना काम काफी हद तक कम कर दूंगा। तुम्हारे ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ घर पर रहूंगा। या सैर सपाटा? जीत ने फीकी सी हंसी के साथ कहा, जीत, मेरा मन भी अभी जाने को नहीं कह रहा, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। सच तो यह है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। जीत ने रमा के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करने की कोशिश की। रमा ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, जीत, मैं कुछ दिनों से तुमसे दिल की बातें करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। प्लीज, आज मुझे मत रोको। कहीं मेरे मन की बातें मन ही में न रह जाए। जीत रमा से कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए उसने रमा को रोका और कहा, ज्यादा ना बोलो, तुम्हारी सांस चढ़ जाएगी। रमा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसीलिए मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि तुम मेरे बाद अकेले कैसे रहोगे। जीत ने उसे बात करने के रोकने की कोशिश की, लेकिन रमा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी अभी कोई खास उम्र नहीं हुई। रबिया अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैथ्यू से शादी कर लेगी। तुम अकेले अपना जीवन कैसे जियोगे? मेरी बात मानो। मेरे बाद अपने लिए कोई अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका गला रूंध गया। उसी से बोला नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीत ने रमा को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी रो रहा था। वे 5-4 मिनट तक एक दूसरे से लिपटे रहे। आखिरकार जीत ने सहज होते हुए रमा से कहा, रमा, तुम मुझे ऐसी बेकार बातों से दुखी क्यों करती हो? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे और अधिक परेशान मत करो। जीत, तुम सच्चाई से भाग रहे हो। मैं भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। यह ठीक है कि मैं अपनी बीमारी से परेशान हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसे धैर्य से सोचो। तुम्हें
अपने बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। मैं तुम्हारे बारे में चिंता करते हुए मरना नहीं चाहती। रबिया की मुझे कोई चिंता नहीं है। वह अमेरिका के माहौल में पली बड़ी है। ऐसा नहीं है कि उसे मेरे जाने का दुख नहीं होगा, लेकिन वह जल्दी ही अपने नए जीवन को अपना लेगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। इतना कहते कहते रमा का गला सूख गया। उसे खांसी छिड़ आई। जीत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने से वह कुछ ठीक हो गई। उसने जीत की ओर देखा। वह झुककर बैठा था। रमा ने उसे धीरे से हिलाया और कहा, जीत। जब जीत ने सिर उठाया तो वह सिसक रहा था। रमा ने अपनी कमजोर भुजाओं से उसे अपने सीने से लगा लिया। जीत, जीवन में कई बार मुझे ऐसा लगा है जैसे मैं तुम्हारी पत्नी भी हूँ और तुम्हारी माँ भी। कभी कभी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी होती है। तो ना, तो स्त्री पुरुष इस दुनिया में एक साथ आते हैं और न ही एक साथ जाते हैं। दोनों में से किसी एक को तो पहले जाना ही होता है। अब यह भगवान की इच्छा है कि मैं तुम्हें बीच में ही छोड़कर जा रही हूँ। अगर मुझे आज से 10 साल बाद जाना होता तो मैं यह बात कभी नहीं कहती। रमा, मेरी बात का जवाब दो। जीत ने खुद को संभालते हुए रमा की आंखों में आंखें डालकर कहा। रमा कुछ नहीं बोली। अगर तुम्हारी जगह मैं इस स्थिति में होता तो क्या तुम ऐसा कर पाती? यह कहते कहते जीत का गला रौंदा गया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे यह जरूर पूछोगे। देखो, स्त्री और पुरुष में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ तक कि पत्नी को भी पति के बिना रहना मुश्किल है। मानसिक साथ के साथ साथ शारीरिक साथ भी दोनों को चाहिए। लेकिन महिलाएं अपना दुख दूसरों से बांट लेती है। दिल के गुबार को आंखों से बहाकर अपना दिल हल्का कर लेती है, जबकि पुरुष अपना दुख अपने तक ही सीमित रखते हैं, जिससे वे अंदर से टूट जाते हैं। अभी रमा की बात जारी थी कि रबिया का फोन फिर से आ गया। उनकी बात बीच में ही रह गई। जीत रबिया से बातें करने लगा और रमा ने जीत की ओर देखकर एक लंबी आह भरी। उसे दुख था कि उनकी बातचीत बीच में ही रह गई। उसके बाद रमा को यह बात करने का दोबारा मौका ही न मिला। वह मन ही मन सोचती रही कि उसके बाद जीत का क्या बनेगा। और यह बात अपने दिल में लेकर ही वह जीत की दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। अब जीत के लिए समय बिताना मुश्किल हो गया था। हालांकि जब पहली बार डॉक्टर राघव ने उसे रमा की बीमारी के बारे में बताया था, तो वे चिंतित जरूर हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह समय इतनी जल्दी आ जाएगा। उसे बार बार रमा की याद आ रही थी कि उसके बिना उसे समय काटना मुश्किल हो जाएगा। रबिया कुछ ही दिनों के लिए अपने डैड के पास रहकर चली गई थी। दरअसल उसे अपनी कुछ असाइनमेंट जल्दी सबमिट करवानी थी और उनके लिए लाइब्रेरी से कुछ किताबों की बहुत आवश्यकता थी। जीत कई दिन अपने दफ्तर न गया। उसके पुराने कर्मचारी ही काम चला रहे थे। रमा के जाने के करीब 3 महीने बाद ही जीत की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक बार उसे अपनी नई क्लाइंट के घर जाना पड़ा। पैर में चोट लगने के कारण क्लाइंट ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। जीत के किसी करीबी ने उस महिला को जीत के बारे में बताया था। जीत 3-4 बार उससे मिलने उसके घर गया। 50 वर्षीय सोफिया अपने पिता से मिले बड़े कारोबार को अकेले ही संभाल रही थी, लेकिन उसके पहले सीपीए ने उसके मैनेजर के साथ मिलकर उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। आगे की धोखाधड़ी से बचने के लिए वह एक अच्छी फर्म से संपर्क करना चाहती थी। जीत ने उसके सारे कागजात चेक किए और कई बातें पूछी। सारे कागजात अपने बैग में रखने के बाद उसने सोफिया से कहा कि उसे सब कुछ चेक करने और नया अकाउंट बनाने में 2-4 दिन लगेंगे। उसके बाद ही वह कुछ बता पाएगा। 3 दिन बाद जीत ने सोफिया को फोन किया और शाम को उसके घर पहुंच गया। उसने सोफिया को बताया कि वह शुक्र करे कि पहले 2 वर्ष में जितना उनका नुकसान हुआ है,
उसकी भरपाई पिछले 2 सालों से रिफंड से पूरी हो जाएगी। यह सुनकर सोफिया खुश हो गई। जीत ने बहुत से कागजात पर उसके हस्ताक्षर करवाए और कहा कि उसे 1 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा। जीत के आने से पहले ही सोफिया ने कॉफी का प्रबंध कर रखा था। कॉफी पीते हुए दोनों इधर-उधर की बातें करते रहे। जीत को भी घर जाने की जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि घर जाकर उसे अकेले समय बिताना मुश्किल हो जाता है। करीब 1 घंटे बाद जीत जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सोफिया ने कहा कि अगर वह जल्दी में नहीं है तो उसे रात का खाना खाकर जाना चाहिए। जीत सोफिया को मना नहीं कर सका। सोफिया ने जीत से उसकी पसंद पूछकर खाना ऑर्डर किया और अपनी छड़ी के सहारे वाइन की बोतल लाने के लिए उठने लगी। जीत ने उसकी हालत देखकर कहा कि वह बैठी रहे, वह खुद फ्रिज से बोतल ले आएगा। जीत वाइन की बोतल और 2 गिलास ले आया और दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में जीत ने कहा कि उसकी पत्नी की 3 महीने पहले कैंसर से मृत्यु हो चुकी है और उसकी एकमात्र बेटी न्यूयॉर्क में लॉ कर रही है। सोफिया ने उसे बताया कि वह अभी अविवाहित है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे 2 बार धोखा दिया है। वास्तव में वह दोस्त थे ही नहीं, दोस्त होने का दिखावा करके संपत्ति हड़पना चाहते थे। इसके पश्चात उसने शादी का ख्याल ही छोड़ दिया। सोफिया ने जीत से पूछा कि क्या उसने अपनी पत्नी की मौत के बाद दोबारा शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा? जीत का जवाब सुनकर सोफिया हैरान रह गई। रमा मेरा पहला और आखिरी प्यार थी। जीत ने यह भी बताया कि रमा ने उससे कहा भी था कि उसके जाने के बाद उसे अपने लिए नया जीवन साथी ढूंढ लेना चाहिए। यह सुनकर सोफिया ने कहा कि रमा ने उसे बिल्कुल सही सलाह दी थी। जीत ने कुछ ही समय में सोफिया के बिजनेस अकाउंट ठीक कर दिए। सोफिया जीत की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। इस काम के लिए जीत ने फीस भी कोई ज्यादा नहीं ली। काम के सिलसिले में और कभी-कभी साथ समय बिताने के लिए दोनों अक्सर मिलने लगे और दोनों एक दो बार हम बिस्तर भी हुए। एक दिन सोफिया ने खुद ही जीत से पूछा कि क्या वे दोनों जीवन साथी बन सकते हैं। जीत का जवाब सुनकर उसे धक्का सा लगा और उसने एक गहरा निश्वास छोड़ा। ने कहा कि इस उम्र में वह दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि उसने अभी अपनी बेटी की शादी करनी है। रबिया अपने डैड के बारे में क्या सोचेगी? वे अच्छे दोस्त ही की तरह रह सकते हैं और वह कोशिश करेगा कि आगे से एक सीमा में रहे। इसके बाद उसने सोफिया से मिलना जुलना कम कर दिया। इसी बीच रबिया कुछ ही दिनों के लिए अपने डैड के पास आई। इसके आने के अगले दिन ही सोफिया ने जीत को फोन किया कि अगर वह शाम को फ्री है तो एडवांस चेक चुकाने के कागजात तैयार करने के लिए आ जाएं और डिनर भी उसके साथ कर लें। जीत ने बताया कि उसकी बेटी आई हुई है, इसलिए वह नहीं आ सकता। यह सुनकर सोफिया ने कहा कि फिर तो उसे रबिया को भी साथ लाना चाहिए, वह रबिया से भी मिल लेगी। जीत सहमत हो गया। फोन रखने के बाद उसने रबिया को बताया कि वह शाम को तैयार हो जाए। उसके एक क्लाइंट ने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया है और कुछ काम भी करना है। यह सुनकर सोफिया ने कहा कि फिर तो उसे रबिया को भी साथ लाना चाहिए, वह रबिया से भी मिल लेगी। जीत सहमत हो गया। फोन रखने के बाद उसने रबिया को बताया कि वह शाम को तैयार हो जाए। उसके एक क्लाइंट ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया है और कुछ काम भी करना है। रबिया को सोफिया का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। अचानक उसके मोबाइल फोन की आवाज से उसकी सोच टूटी। उसने देखा कि इस बार रबिया का फोन था। उसने मोबाइल उठाया और बोला, हेलो डैड, आप कहाँ हैं? क्या आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर क्या बात है? तुम घबराई हुई सी क्यों हो? मैं घर में ही हूँ। आप सोफिया आंटी का फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? क्या? आप सोफिया आंटी से बात क्यों नहीं करते? जीत ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ डैड, सोफिया, उन्होंने मुझे फोन किया है कि वह बहुत देर से आपको फोन कर रही है।
पर आप उनका फोन पिक नहीं कर रहे हैं। डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोफिया टोल्ड मी एवरीथिंग। Oh no, Dad, please listen. I know very well that you are love and affection towards Mom was beyond any comparison. I appreciate that, and for that I am proud of you. But now try to change according to the circumstance. I am always worried about you, but can't do anything. जीत ने रबिया की बात काटते हुए कहा, रबिया, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड, मेरी मजबूरी है कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते। पहले मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आऊंगी, लेकिन आज ही मैथ्यू ने मुझे सरप्राइज दिया कि हम 2 दिन बाद स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। मेरा रिजल्ट आ गया है। एक लॉ फर्म में मेरी सिलेक्शन भी हो गई है। स्विट्जरलैंड से आकर मेरी ओथ सेरेमनी है फॉर सेलिब्रेटिंग दिस बिग इवेंट ऑफ माई लाइफ। ही इज टेकिंग मी टू स्विट्जरलैंड। देन गो हेड विथ योर प्रोग्राम। आई एम प्राउड ऑफ यू। यदि आज तुम्हारे मम्मा होती तो उन्होंने कितना खुश होना होता। यह कहते हुए जीत की आंखें डबडबा आई। आई नो डैड। और सुनो, मैंने मैथ्यू से भी आपके और सोफिया आंटी के बारे में डिस्कस किया है, एंड ही इज वेरी हैप्पी इफ यू बोथ डिसाइड टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ। डैड प्लीज गो हेड। यदि आप सोफिया आंटी के साथ नई जिंदगी शुरू करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोगों के बारे में मत सोचो कि वो क्या कहेंगे। ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। अगर आप और सोफिया आंटी मेरे ओथ सेरेमनी में एक साथ शामिल होंगे तो यह और भी मजेदार होगा। पर रबिया, डैड, नो, नो इफ बट। मेरे पास अभी समय नहीं है। मुझे स्विट्जरलैंड के लिए पैकिंग करनी है। आप अभी सोफिया आंटी को फोन करो, और हाँ, यदि उनका फोन आए तो उनसे बात करो। बाय एंड टेक केयर। बी हैप्पी विथ यूर न्यू फ्रेंड। इतना कहकर रबिया ने फोन काट दिया। जीत को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने एक बार रमा की फोटो को अपने हाथों में लिया। उसी समय उसका फोन बज उठा। सोफिया का फोन था। उसने एक गहरा निश्वास छोड़ा, रमा की फोटो की ओर देखा और दूसरा हाथ मोबाइल की ओर बढ़ाया और सोचा कि आगे का सफर सोफिया के साथ मिलकर बिताएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।